हेलो नाजरीन, आज आपसे मैं दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो आज 14 अगस्त है और जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की सरकार यौम आज़ादी मनाती है, लेकिन इस दफ़ा 73 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान का यौम आज़ादी सरकारी तौर पर तो मनाया जा रहा है, लेकिन अवामी सतह पर इसे यौम स्याह के तौर पर यानी ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये काली पट्टियाँ बांध रखी हैं और आज यूरोप भर में जो है वो और अमेरिका और कनाडा में कार रैलीज निकल रही हैं जो काले झंडे लेकर बाहर निकलेंगे। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल गिलगित में हमारे 8 साथियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर में 13 अगस्त सन 1948 की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा लेकर वहाँ पहुँचे। अभी वो बिल्डिंग में दाखिल भी नहीं हुए थे कि उन्हें आईएसआई ने उठा लिया। ताहाल वो लापता है। दोस्तों साथियों, 13 अगस्त 1948 को यूएन ने पाकिस्तान को जो है वो पीओजेके से अपनी फ़ौजें हटाने का जो है वो रेजोल्यूशन पास किया था। तो यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में आज भी इतनी नौजवानों में बहादुर हैं वो कि वो ये मुतालबा लेकर गए कि आप उस पर अमल दरामद कराएं, पाकिस्तान को निकालें यहाँ से, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। तो पूरा यौम स्याह मनाया जा रहा है और ये यौम स्याह इसलिए मनाया जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी मौलवी और पाकिस्तानी बड़े जागीरदारों ने मिलकर एक ऐसा ईवल अलायंस बनाया है कि जिसके ज़रिए उन्होंने जो छोटी कौमें हैं जैसे बलोच है, सिंधी हैं, पश्तून हैं, हम लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से, हम लोगों के जो ज़मीनी वसाइल हैं उनकी लूट मार के लिए उन्होंने हमें अपनी नौ आबादी यानी कि कॉलोनी में चेंज कर दिया है। और जब आप कॉलोनी बन जाते हैं किसी की तो फिर कॉलोनियल बारबैरिटी जो है उसके ज़रिए आपको कंट्रोल किया जाता है, आपकी सकाफ़त को तबाह किया जाता है, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करने के लिए आपकी जो लैंग्वेज है उसको उसका स्क्रिप्ट ख़त्म किया जाता है, उसके ऊपर हुक्मरान तबके का जो लैंग्वेज होती है और कल्चर नैरेटिव होता है उसका गलबा कायम किया जाता है। तो इस तरह से फिर आप जो है उस नैरेटिव से अगर हटते हैं तो फिर आप पर तशद्दुद होता है और इस सिलसिले में अब तक 40,000 से ज़ायद बलोच नौजवान जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं, उठा लिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं। ना सिर्फ बलोच आदमियों को यानी कि उठाया गया, औरतों को भी उठाया गया और बच्चों तक की लाशें जो हैं वो कचरे के ढेरों से मिली हैं। और हम यही सूरत हाल देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एक खुदरौ तहरीक उठी फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज के उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वज़ीरिस्तान और फाटा के इलाकों में किया, जहाँ बज़ाहिर उन्होंने तालिबान पर हमले किए लेकिन तालिबान को वो पहले ही वहाँ से निकाल देते थे और आम गरीब देहाती पठानों के जो है घरों पर बमबारी करते थे और उनको तालिबान के तौर पर अमेरिका के सामने पेश करके उनसे एड लेते थे। तो इसी तरह से सिंध में हम देखते हैं कि क्रैकडाउन जारी है और बड़े सालों से जारी है, बल्कि दहाइयों से जारी है और अब तक 25,000 जो है नौजवान वो कत्ल कर दिए गए हैं पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों। इसी तरह बेशुमार लोग हैं जो अगवा किए गए जबरन और उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। इसी तरह से मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि जो इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं पीओजेके, वहाँ के शहर रावलाकोट से एक लड़के को अगवा किया गया, उसको पुलिस थाने में ले गई, थाने में ले जाकर उस पर तशद्दुद किया और उसके बाद वो उसको लापता कर दिया। 10 अगस्त को उसकी लाश नाला बाज़ार रावलाकोट के कचरे के ढेर के ऊपर से मिली और पुलिस का ये कहना है कि उन्हें इस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं, जबकि आईनी शाहिदों ने गवाही दी है कि उन्होंने इस लड़के को पुलिस स्टेशन में खुद देखा है। इसी तरीके से जो है वो मज़ाहमत भी जारी है। जैसे कल मैंने बताया कि हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कल यूनाइटेड नेशन का रुख किया गिलगित में। इसी तरह मुजफ्फराबाद में जो मुजफ्फराबाद के दरिया हैं नीलम और जेलम, उनका जो रुख तब्दील करके आज़ाद पतन और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है चाइना के ज़रिए,
उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे, मशल बरदार मुजाहरे हुए, बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए ये यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया कि अब लोग पाकिस्तान के साथ रहने पर तैयार नहीं हैं। हम तो वैसे ही पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, यानी कि 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की रियासत पर कब्ज़ा किया तो उसने मगरबी जम्मू का ये हिस्सा काट दिया जिसको आज आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। और मेजर विलियम ब्राउन जो एक मर्सनरी थे, उनके ज़रिए जो है वो उन्होंने गिलगित एजेंसी में कू करवा के ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो नुमाइंदे थे, गवर्नर थे वहाँ के, जिनको महाराजा हरी सिंह ने भेजा था, उनको पहले हटाया, फिर उनको कत्ल किया और वहाँ कू करके तो पाकिस्तान के साथ अंग्रेज़ों ने विलियम ब्राउन के ज़रिए जो है गिलगित एजेंसी को उनके हवाले किया। तो ये सब जो है भारत का हिस्सा है। तो इस लिहाज से हमारा तो नेचुरल नारा बनता है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, लेकिन वो हिस्से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान जिनके बगैर कायम ही नहीं रह सकता, अब वो हिस्से भी जो है पाकिस्तान के साथ रहने पर तैयार नहीं हैं। और इस सिलसिले में बलूचिस्तान में बाकायदा बलोच लिबरेशन आर्मी और इस तरह की दीगर तंजीमें जो हैं मुसल्लह जदोजहद कर रही हैं, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तानी फ़ौजी जो है उनको एम्बुश ना किया जाता हो, उनकी चौकियों को तबाह ना किया जाता हो। इसी तरह सिंध में अब सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी कायम हो चुकी है। इसकी तफसीलात तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सिंधु देश जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है ये काफ़ी एक्टिवली परस्यू कर रही है अपने आज़ादी की तहरीक को और गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा वो भी एक मुसल्लह तहरीक सिंध में शुरू हो चुकी है। तो अगर ये मुसल्लह तहरीक पख्तूनख्वा में और यही मुसल्लह तहरीक जो है आज़ादी की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शुरू हो जाए तो फिर पाकिस्तान का बोरिया बिस्तरा लपेटा जाएगा। आज की दूसरी जो अहम बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इज़राइल के दरमियान सफारती तल्लुकात का क़याम, जिसका ऐलान बुध को किया गया, यानी परसों किया गया। इस ऐलान ने जो है वो बहुत भूचाल खड़ा करने, मतलब ये ऐलान जो है इसकी वजह से बहुत बड़ा भूचाल आएगा। अब आगे भूचाल तो आ गया, लेकिन उसकी जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो इस तरह के, ये जो अलायंस हुआ है अब ये इसका मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि ये डील अमेरिका ने करवाई है। और अमेरिका में जो ये डील करवाई है एक्सक्यूज मी, सदर ट्रंप ने दुनिया को एक नया सरप्राइज दिया इस डील करवाकर। अब यह है कि ये फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं यूएई और इजराइल के दरमियान कायम होने जा रहे हैं। और ये अलग बात है कि खुफिया तल्लुकात जो है यूएई और इजराइल के पिछले 25 सालों से कायम थे, लेकिन वो खुफिया तल्लुकात थे। अब ये तल्लुकात सामने आ गए हैं दुनिया के, और गहरे माशी असरात जो है ये मुरतब करेंगे खित्ते पर। इसके अलावा गल्फ़ में इजराइल की जो मुस्तकिल मजाजी की पॉलिसी है डिप्लोमेटिक डेडलॉक्स को दूर करने की, वो उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो है 1979 में कैंप डेविड हुआ था, जिसमें मिस्र ने इजराइल को तस्लीम किया था और वो पहला मुल्क बना था जिसने इजराइल को खित्ते में तस्लीम किया था। इसी तरह 1994 में उर्दन ने यानी जॉर्डन ने इजराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम किए। अब ये जो तल्लुकात यूएई के हैं 2020 के, ये एक नया संग मील है अरब की दुनिया में, और इम्कान है कि अब इजराइल जो है वो मगरबी जो किनारा है वेस्ट बैंक है उसको एनेक्सेशन से अब दस्तबरदार हो जाएगा। अब प्रेस को जो मोहम्मद बिन जैद जो हैं MBZ जिनको कहा जाता है, जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के, लेकिन वो एक किस्म के डिफेक्टो रूलर भी हैं उसके, उन्होंने कहा कि रोड मैप हम तैयार कर चुके हैं इजराइल के साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फ़लस्तीनियों ने इसके ऊपर बहुत गम गुस्से का इज़हार किया। फ़लस्तीनियों ने एहतजाजन
अबू धाबी से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है, गद्दारी की गई है। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। लेकिन लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में जो जैरेड हैं कुशनर, जो मिडल मैन थे, जिन्होंने ये सारा इसका दस्तावेज़ मुसद्दा और ये सारा ब्रोकर की ये यूएई और इज़राइल की जो सफारती ताल्लुकात हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द और भी अरब ममालिक जो है वो इज़राइल के साथ अपने हालात को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। और अगर ये सही है बात, तो फिर इसका मतलब ये है कि फ़लस्तीन जो है वो उसका केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और फ़लस्तीन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मेरा ख्याल है फ़लस्तीन की जो क़यादत है वो पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देख रही, बल्कि वो इम्पॉसिबिलिटीज़ के घन चक्कर में, इम्पॉसिबिलिटीज़ के लिबरंथ में न सिर्फ खुद खोई हुई है, बल्कि उसने पूरी फ़लस्तीनी कौम को भी ज़लील व ख्वार कर दिया है। दोस्तों, साथियों, अब ये जो मुआहदा हुआ है सफारती ताल्लुकात बहाल करने का बुध को, वेंसडे को, इसमें अब कई मुआहदे होंगे। उनमें सबसे पहला मुआहदा तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स का शुरू होगा, जो तल अवीव और अबू धाबी के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी। इसके अलावा जो है वो उम्मीद की जा रही है कि वाइट हाउस में अब एक साइनिंग सेरेमनी होगी, और वो साइनिंग सेरेमनी जो उसमें नेतन्याहू जो है इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे, और यूएई के जो सीनियर लोग हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगी अगला इलेक्शन जीतने के लिए। दोस्तों, ये जो ब्रेक थ्रू है ये 2 महीने पहले जो है ये आया, मतलब है इसकी शुरुआत जो है इस ब्रेक थ्रू की ये 2 महीने पहले शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि इज़राइल ने 1 जुलाई को डेडलाइन दी थी। 1 जुलाई को मतलब उनकी डेडलाइन थी कि 1 जुलाई तक हमने वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेना है। और जैसे जैसे जुलाई का महीना नज़दीक आ रहा था, तो इसके ऊपर बहुत डिप्लोमेटिक जो है वो भागी दौड़ी हो रही थी। और इसी सिलसिले में यूएई जो है वो मुसलसल जो है बयानात दे रहा था एनेक्सेशन के ख़िलाफ़, यानी बहुत शदीद रद्द अमल था यूएई का कि भाई मगरबी किनारा अगर इज़राइल ने किया तो उसके बारे में। तो इसी तरह से अमेरिका ने फिर इज़राइल पर दबाव डाला कि भाई आप मगरबी किनारे पर जो एनेक्सेशन की पॉलिसी है 1 जुलाई को जो आपने ऐलान किया हुआ है कि आप करेंगे, वो ना करें। और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर हम फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनियों की हिमायत करेंगे, और वो जो 5 से 10% तक का हिस्सा फ़लस्तीनियों को मिलना है, हम उसकी भी ट्रांसफ़र की हिमायत करेंगे। तो कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जो है वो ये सारे आ गए टेबल पे, और ये डील हो गई। अब इस डील में जो है वो फिर बुध को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान, और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इट वाज लाइक लव। तो ये आपको मैं बताना था। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा जो रीजन है साउथ एशिया का, इसमें क्या असरात पड़ने जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि ईरान इज़ अ ऑयल रिच कंट्री, एंड डिस्पाइट बीइंग एन oil rich country, Iran is facing serious deep financial crisis, because वहाँ की जो मुल्ला क्रेसी की हुकूमत है उसने ईरान को एक जेल में बदल दिया है, एक कैद खाने में बदल दिया, और इकॉनमी को तबाह कर दिया है। और जो उसने जिस तरह लेबनान में और जिस तरह यमन में और दूसरी जगहों में जिस तरह उसने अपनी प्रॉक्सीज को पाला हुआ है, वो अखराजात भी जो है वो ईरान के बजट के ऊपर और ईरान की इकॉनमी पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गए, जिसकी वजह से चीन ने मौका देखा
और चीन ने ईरान को एक ऑफ़र की, और वो ऑफ़र ये थी कि हम तुम्हें 400 अरब डॉलर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 25 years टू डेवलप योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज, ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स एंड रोड्स एंड स्टफ। और ईरान इस झांसे में आ गया, क्योंकि ईरान की जो क्लर्जी है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुख्तलिफ नहीं है। ईरान के जो हुक्मरान हैं वो भी मज़हब के नाम पे लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, लोगों पर अपनी हुक्मरानी कायम रखते हैं, और कड़े कवानीन के ज़रिए, फाशिस्ट कवानीन के ज़रिए उन्होंने ईरान की जनता को मजबूर और महकूम बना रखा है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़तरनाक। लिहाजा इस इकदाम के होने से, ये जो पैसों का झांसा दिया, तो ईरान जो है वो इंडिया का कैंप छोड़ के, और अमेरिका का तो था ही नहीं कैंप, लेकिन इंडिया के काफ़ी करीब थे, हमें भी छोड़ के, इंडिया को भी छोड़ के, तो ईरान चला गया इंडिया के दुश्मनों के कैंप में। इंडिया के दुश्मनों का कैंप वो है जो एक ईवल एक्सेस है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एंड ईरान। तो इस ईवल एक्सेस में वो चला गया, और इस ईवल एक्सेस में जाने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी बड़ी बेताब है, बल्कि तकरीबन वो एफिलिएशन की उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन अभी वो मेरे ख्याल मंजूर नहीं हुई, क्योंकि जब बॉर्डर का मसला पैदा हुआ था नेपाल और इंडिया का, तो उनको समझ आ गई थी नेपाल की गवर्नमेंट को कि इंडिया के साथ पंगा महंगा पड़ सकता है। बहरहाल हम वापस आते हैं ईरान की तरफ। तो ईरान को 400 अरब डॉलर की जो ये सुपारी दी गई, जो गोली दी गई, इसके एवज चीन ने खलीज फारस तक अपना जो एक्सेस है उसको सिक्योर कर लिया। और यही वजह है कि लास्ट वीक ईरान ने खलीज फारस से वाया ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान तक का रास्ता जो है, ज़मीनी रास्ता, वो चाइना के लिए खोल दिया है। लेकिन ईरान के उधर जाने से जो ये डेवलपमेंट हुई थी, ये जो यूएई और इजराइल के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूएई अब आहिस्ता आहिस्ता भारत और अमेरिका का जो कैंप है, ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस का जो कैंप है, इसकी तरफ आएगा। इसका मतलब यह है कि भारत को मुसलमान मुल्कों में 57 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, इन मुसलमान मुल्कों के अंदर जो अक्सरियत मुसलमान मुल्कों की है उनकी हमायत हासिल होगी। इसका एक और सबूत आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इसी हफ्ते ये बयान दिया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC ने कश्मीर के मुद्दे पर इजलास ना बुलाया तो शायद वो OIC को छोड़ने का फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ऐलान होने के फ़ौरन बाद सऊदी अरब तैश में आ गया, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 3.2 अरब डॉलर की ऑयल जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट लाइन को बंद कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा जो 1 अरब रुपए का हम तेल तुम्हें दे चुके हैं वो हमें पैसे वापस करो फ़ौरन से पहले। और ये इतने डर गए कि ये थर थर कांप रहे थे और ये भागे चाइना की तरफ। उन्होंने कहा ओ माई बाप हमें 1 अरब की फ़ौरन ज़रूरत है। तो चाइना ने उनको 1 अरब दिया उधार, जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा है और स्ट्रिक्ट टर्म्स हैं उसकी बहुत। वो उधार लेके इन्होंने सऊदी अरब को दिया। और अब वीकेंड पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो जनरल बाजवा, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ के जो आला हुकाम है उनसे मिलने के लिए, और वहाँ जाके घुटनों के बल बैठ कर गिड़गिड़ाने के लिए कि खुदा के लिए हमारी जो ये आपने 3.2 बिलियन की डॉलर्स की जो क्रेडिट लाइन हमारी फ्रीज कर दी है, प्लीज़ इसको रीओपन करें, हम आपके ताबेदार हैं। तो दोस्तों साथियों, ये सूरत हाल है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे ख़ित्ते में जो है वो भारत की बालादस्ती जो है, डिप्लोमेटिक बालादस्ती जो है वो कायम हो रही है। और इसी तरह से इस डिप्लोमेटिक बालादस्ती के ज़रिए आने वाले दिनों में इकोनॉमिक बालादस्ती और पॉलिटिकल बालादस्ती भी कायम होने जाएगी।
जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो माहौल है वो इतना साजगार हो जाएगा कि पाकिस्तान चीखता रह जाएगा, लेकिन कोई इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर बहुत जल्द भारत से आन मिलेगा। दोस्तों साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।